जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ठीक है। यस सर। आज ये स्पेशल हम लोग एक क्लास ले रहे हैं जिसका उद्देश्य ये है कि जो नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है उसके बारे में हमें जानना है। नेशनल मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023-24 या 24-25 उसे कहते हैं। ठीक है, 24-25 ये जो एग्ज़ाम होगा इसके बारे में हमें ओवरव्यू लेना है। क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम इस परीक्षा को पास कर पाएँ। आप किसी भी जिले में हो सकते हैं, किसी भी प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषतः बात करेंगे और उसमें जो 75 जिले हैं, हर जिले की अलग अलग जिले वाइज सीट्स होती हैं, उन सीट्स के बारे में अलग से एक PDF लिंक में डाल दी जाएगी। अब हमारे पास जो सिलेबस इसका दिया हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस सिलेबस में कहाँ पे कौन से टॉपिक को, कौन से सब्जेक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है, कितने ध्यान से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। 8वीं क्लास का बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और 7वीं क्लास में जिसके 55% से अधिक मार्क्स आए हों वही इस परीक्षा में फॉर्म भर सकता है। और कैटेगरी वाइज 5% कम भी है, जैसे जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं या उनके लिए 5% की छूट भी है। अब PH और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ छूट है। सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले ही बच्चे इस परीक्षा में भाग लेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, वो आपकी होनी चाहिए। आपके पास पहला तो निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति का कुछ है तो। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड सही से होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही होनी चाहिए, नाम की स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो 7th क्लास की 55% या उससे अधिक या उससे अधिक की पास मार्कशीट, ये चीजें हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे ध्यान में रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप लोग को तो मैं बार बार कितने सालों से लिखा ही रहा हूँ, 1 साल से भी करेंगे। आप देखिए जो छिपकली में निकल गई, हेलो प्लीज मूव। देखो टीचर की बात ये भी मानती है, जैसे ही कहा वैसे निकल गई। अब देखिए मूल विषय हमारा स्ट्रेटजी का है। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे हम इस परीक्षा में पास कर जाएं। क्या करें जिससे ये परीक्षा हम पास कर जाएं अच्छे मार्क्स के साथ। अब देखिए इसके लिए जो हम लोग का बाइफरकेशन है, सबसे पहले 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 180 मार्क्स का मतलब एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। 180 में हमारे पास 2 तरीके का ये सिलेबस देता है, एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट मैट और एक दूसरा रहता है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। उसमें सबसे पहले रीजनिंग रहती है। रीजनिंग का मतलब होता है कि जिसमें लॉजिक, डिकोडिंग, कोडिंग, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें, ब्लड रिलेशन, संबंध, ये सारे सवाल रहते हैं। तो रीजनिंग का ये 90 नंबर का 90 क्वेश्चन रहता है।
90 क्वेश्चन का मतलब है कि 90 मार्क्स का। इसके बाद जो दूसरा 90 मार्क्स का हिस्सा होता है, उस दूसरे 90 मार्क्स के हिस्से में 35, अभी इसमें हम लोग आते हैं, इस 90 पे पहले कोशिश कर लेते हैं। 90 पे एक बार मैं सोच रहा हूँ ओवरव्यू लिख देता हूँ, फिर आपको कट ऑफ बताता हूँ, फिर एक एक सब्जेक्ट से हम कैसे मार्क्स लाएंगे वो दिखाते हैं। अब इस 90 में से अपना एक तो विज्ञान हो गया, साइंस, मैं लिख विज्ञान और साइंस दोनों रहा हूँ। साइंस ये 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मैं जीके टर्म यूज कर रहा हूँ। इस जीके में आता है 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन रहेगा, क्यों मतलब क्वेश्चन। और उसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ से। मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, राइट? ठीक। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 90 35 35, 90 और 35 125 और 35 160 और 35 20 180 मार्क्स का ये आपका मोटे तौर पे बाइफरकेशन रहेगा। रीजनिंग की तैयारी आपके सिलेबस से अलग है, जिसके लगभग सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें इस रीजनिंग में आपके जो सामान्य बच्चों के मार्क्स आने चाहिए 50 नंबर तो आने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम बच्चों के आप आ रहे हैं, कम से कम 50। और जिसे पास होना है, असली तौर पे पास होना है, सही तौर पे, उसको आपको ये नोट करके चलिए कि कम से भी कम अगर आएगा तो उसके, मैंने आप लोग को बताया था पहले 75 मार्क्स लाने की, ठीक है। अब मैं आज आपको ये सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत जनरलाइज्ड चीज़ें रखूँगा। तो उसमें मैं आपको सही बता दे रहा हूँ कि अगर 60 नंबर भी मिनिमम आ जाता है तो आपका काम चलने की स्थिति आ सकती है, ठीक है। आप टॉप तो नहीं कर सकते 60 पे, लेकिन हाँ पास जरूर हो सकते हैं। तो इसमें आपको 60 नंबर लाना है, 60 नंबर का आपको सही करना ही है, करना है। 60 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास निगेटिव नहीं होगा तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से भी अगर आप 30 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो जाते हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 75 ला सकते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लें तो 75 आ जाएंगे, लेकिन 60 नंबर तो मस्ट है लाना। रीजनिंग लगभग सारे बच्चों का सबसे प्रिय विषय है। कोई जो ऐसा भी बच्चा है जो थोड़ा बहुत बदमाशी में भी है, या बच्चों को बदमाशी करनी भी चाहिए, तो उसको रीजनिंग बहुत अच्छी समझ में आ रही है। अच्छा, रीजनिंग नया सब्जेक्ट है तो आप लोग को उसमें मज़ा भी आ रहा है, और एक बार अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो होने भी लगता है, सवाल भी हल होते हैं। तो आप 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए अभी से आपको लगभग 100 क्वेश्चन रोज आपको हल करने हैं। कैसे करने हैं? 100 क्वेश्चन रोज हल करने हैं, डेली 100 क्वेश्चन अगर आप रोज सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आंसर देख के टिक करना नहीं, सॉल्व करना है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, या 1 2 3 4, वो आपको लिखना होगा या बबल फिल करने होंगे। वैसे ही उन 4 में से एक आंसर होगा, आपको टिक करना है। अगर आपका सही सॉल्व हो गया है तो वो चारों में रहेगा ऑप्शन, तो ये 60 आप यहाँ कर लीजिए। कट ऑफ की अगर हम बात कर लें पहले, तो कट ऑफ आप इतना मान के चलिए कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन जो बच्चे विभिन्न अन्य कैटेगरीज के हैं, ये जनरल की हो गई, ओबीसी की अगर मैं कहूँ तो ये मैं थोड़ा गैप लेकर बता रहा हूँ। पिछले साल की कट ऑफ मेरे पास है, मैं वो कट ऑफ बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता हूँ,
लेकिन मैं ये अनुमानित चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस साल के लिए कि जिससे आप अगर कंपटीशन बढ़ा भी है तो उसमें भी आप पास हो पाए। कि अगर आप ओबीसी से हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 95 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप SC ST कम्युनिटी से हैं, ये ओबीसी के लिए है, ये UR जनरल के लिए है, ये SC ST के लिए है। मैं बता दे रहा हूँ आपको 85 से 90 के बीच में आप कर लीजिए, और इसे 90 से 95 के बीच कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए, आप लोग को बुरा न लगे तो 5 का रेंज में ले लिया कि अगर मैं एग्जैक्ट नंबर रख दूंगा बच्चे का नहीं आएगा तो वो परेशान होता है। ये टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। और 100+ अगर आप हैं तब तो आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप बादशाह हैं। और जिसे टॉप करना है उसके लिए 150 नंबर टॉपर के लिए। तो अब ये बताइए आप में से कोई ऐसा है जो 150 नंबर लाने की तरफ कोशिश करेगा? कौन कौन है भैया? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे 150 नंबर। भाई साहब टेस्ट का भी अपना हाल सोच लो। टेस्ट से ऐसा ही पेपर आएगा, उससे कठिन भी हो सकता है। एक आध सवाल उसमें सरल भी हो सकते हैं, बाकी 150 नंबर आ जाएगा। इसे कल के टेस्ट में आ जाएगा, सैटरडे के नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट में ला दोगे 150 नंबर या तब तक लाओगे? कोई बात नहीं। अब ये अगर हम 100 नंबर के लिहाज से बात करते हैं, उसमें अपना 2-4 नंबर आगे पीछे अपने कैटेगरी वाइज आप लोग कर लेना। तो 75 रीजनिंग में 60 की मैंने बात करी थी, तो 60 नंबर वहां आपको इसको करना ही करना है। अब साइंस में आपको कहाँ क्या स्कोर करना होगा? साइंस के स्कोर के लिए आपको इस 35 में अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आपको कितना स्कोर हो जाएगा? 20 मार्क्स। आपका 20 क्वेश्चन राइट हो सकता है। आपको अटेम्प्ट तो 35 के 35 ही करने हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेगी इसमें 20 के 20 हो जाए, मतलब 35 में 20 सवाल हो जाए। इसमें क्या है कि साइंस के 3 क्लासेस हैं। मैं जैसे ये क्रम से बता दे रहा हूँ। 8वीं क्लास, ये रिवर्स क्रम बता रहा हूँ, 7th क्लास 6th क्लास, ठीक है। इसमें 8वीं क्लास की जो विज्ञान की किताब है, टेक्स्ट बुक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 40% सवाल लगभग उससे आएंगे। और आप अभी 8वीं क्लास में हैं तो आपको उसके पढ़ने का दोहरा फायदा होगा कि ये क्लास का भी तैयार होगा और वहाँ का भी तैयार होगा, ठीक। तो इससे अगर 35 नंबर का ये 35 सवाल साइंस में है तो इससे 40% का मतलब है कि 17 सवाल हो गए, तो 15 सवाल लगभग 15 क्वेश्चन तो 8वीं क्लास से आएंगे, ठीक है। उसके बाद 12-13 सवाल दस से 12 सवाल जो क्वेश्चन है वो 6ठी क्लास से आएंगे। बाकी कितने क्वेश्चन बच गए? 8 से 10 सवाल, 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो 7वीं क्लास से आएंगे। तो सबसे पहले फोकस आपको 8वीं क्लास पे करना है, फिर 6ठी क्लास पे करना है, फिर 7वीं क्लास पे करना है। पहले फोकस किस पे करना है? फिर पहले फोकस किस पे करना है? फिर 7वीं। अब देखिए इसके ऑर्डर को मैं रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को ये समस्या ना हो। 8वीं के बाद 6ठी, फिर 7वीं। पुराने साल के पेपरों को एनालाइज करने से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब जीके में क्या होता है कि जीके के सब्जेक्ट्स देखिए, एक तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है, नागरिक जीवन। आप लोग 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ ही रहे हैं ये तीनों विषय। इसके आधार पर अगर हम कहें
इसमें भी वही सेम बाइफरकेशन होगा क्लास का। 8th 6th 7th। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 8, फिर 7, सबसे ज्यादा 8 का, फिर 7 का, फिर 6, सबसे ज्यादा 8 का, फिर 6 का, फिर 7 का। वेरी गुड। अब उसमें भी आपको अगेन इसमें भी अगर हम ये इतिहास का कर लें, ये भूगोल का, ये नागरिक शास्त्र का। अब देखिए 8वीं क्लास से करीब ये सवाल की संख्या लगभग ऐसी ही रहेगी, ठीक है। नागरिक शास्त्र से अगर हम कहें तो लगभग 2 से 3 सवाल यहाँ से आ जाएगा, और ये 3 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, 3 सवाल यहाँ से आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8 सवाल ही हुए। अब अब इतना तो फिक्स है, ठीक है। इतने सवाल यहाँ 3 कर दीजिए फिक्स। अब बढ़ेगा कहाँ कहाँ, ये अभी 26-27 सवाल के आसपास हुए हैं। बाकी आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे जैसे ये छठी का 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ पे ये 5 हो सकता है, इस जगह पे ये 4 हो सकता है, ठीक है। तो अब कितने हो गए? 4 5 4 9 3 12, ठीक बात है। 12 और 11 23, 23 और 8 23 और 8 31 सवाल। 4 सवाल अभी और मिस हो रहे हैं। 7वीं क्लास में तो 3 3 6 2 8। यहाँ पे 3 कर देते हैं और सही हो गए ना। एक बचा 15 12 27 और 9 36। हाँ 36 हो गए। हाँ यही घटाओ। यही घटाऊंगा। हाँ यही 2 कर दो, ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप इसमें से इतिहास को ज़्यादा महत्व दीजिए, फिर भूगोल को दीजिए, फिर नागरिक शास्त्र को दीजिए सवाल के संख्या के आधार पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, नागरिक शास्त्र में 6ठी 7वीं 8वीं को मिला दोगे तो कुल 10 चैप्टर होंगे, ठीक है। और इतिहास में कुल 25 चैप्टर होंगे, और भूगोल में भी कुल कितने चैप्टर होंगे? 16-17 चैप्टर होंगे, तीनों क्लास का मिला करके। तो सबसे सरल कौन है? 10 चैप्टर वाला। उसमें कितने सवाल आ रहे हैं? 3 3 6 2 8 सवाल आपके 10 चैप्टर पढ़ने से आ जा रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ के अगर हमें एक सवाल सही मिल रहा है तो कोई सरल फायदा है, फायदे का सौदा है भाई। यहाँ 25 चैप्टर आप पढ़ करके 15 सवाल करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 16 चैप्टर पढ़ के 12 सवाल करोगे, 16 17 20 चैप्टर पढ़ करके। और यहाँ पे 10 चैप्टर ही पढ़ करके आपके पास 8-10 सवाल सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे नागरिक शास्त्र पे। फोकस किस पे करना है? मैं लिख दे रहा हूँ, सारी चीजें बहुत क्लियर। सबसे पहला फोकस हमारा नागरिक शास्त्र पे रहेगा। बहुत सरल रहता है और आपको पूरा सब पढ़ा दिया गया है, संविधान सम्मत चीजें सारी बता दी गई हैं और वो बहुत आसानी से हो जाएगा। नागरिक शास्त्र पे सबसे पहले फोकस करना है, फिर आपको फोकस करना है इतिहास पे, फिर आपको फोकस करना है भूगोल पे।
अब उसमें भी इतिहास में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है 8वीं क्लास के इतिहास पे और फिर 6ठी क्लास के इतिहास पे। 7वीं क्लास का जो इतिहास है उसमें जो मध्यकालीन भारत है उसका जिक्र है। वो याद करने में समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर जिसे याद हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। और जो भूगोल है, भूगोल में जो चैप्टर्स हैं वो आप विशेष कर याद रखें। 6th क्लास का जो भारत देश के बारे में, एक मेरा देश भारत एक चैप्टर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी क्लास की भूगोल की किताब, नागरिक शास्त्र भूगोल और ये किताब ले आओ, और 8वीं क्लास की आप दिखाइए। मैं चैप्टर्स भी आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सा आपके लिए चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण का चैप्टर है। अब जैसे इतिहास में अगर हम देखें 8वीं क्लास के इतिहास में कौन कौन से चैप्टर आपके ज़्यादा महत्व के आपके लिए रहेंगे, कहाँ से सवाल पक्का बनना ही बनना है। जो स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर 5वां है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम, 1857 की क्रांति से है ये चैप्टर। तो 1857 की क्रांति पक्का 8th क्लास की आएगी ही आएगी, मतलब यहाँ मैं 1857 लिख दे रहा हूँ। मेरा देश क्रांति का उन्नति हुआ। भारत में नवजागरण, इसमें जो महापुरुषों के बारे में बताया गया है, जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उसके बारे में आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 7, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 वही रख दो। उसके बाद भारत चैप्टर नंबर 9 और 10, 7 के बाद 8, 9, 10 ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके पहले आप ये पढ़ सकते हैं। जो क्रम है वो आप याद रखिए, कौन सी कंपनी कैसे आई, PDEF वाला जो ट्रिक है वो याद कर लेंगे। क्लासेस अगर आपको याद रहेंगी तो सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से। अब इसी में नागरिक शास्त्र भी दिया हुआ है, नागरिक शास्त्र की भी 8th क्लास की मैं पहले बताता चलूँ। थोड़ा ये कम दिख रहा है ना, कम समझ में आ रहा है। रीजनिंग वाला पोर्शन मिटा करके मैं फिर से उधर लिखते चल रहा हूँ। विज्ञान पे भी हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको भी मैं रख दे रहा हूं। कौन कौन से चैप्टर 8वीं क्लास के 8th क्लास इतिहास, इतिहास की पाठ्य पुस्तक से पाठ कौन कौन से महत्वपूर्ण है। 5वां है, फिर 7, 8, 9, 10 और 5 के पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th में जो है वो क्रम याद रखना मोटे तौर पे बस। और मैं और आपको टिप्स दे दूं, जो जैसे छोटे से बॉक्स में चीजें दी रहती हैं वो ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। अब जैसे वैश्विक समुदाय में भारत है, तो यहाँ बॉक्स में आप देखिए जनरल असेंबली के नीचे यह भी जाने 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो सवाल ये पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो बॉक्स की चीजें हैं उनको एकदम पक्का याद कर लीजिए, चाहे विज्ञान की किताब में हो, चाहे इतिहास की, चाहे भूगोल की, चाहे किसी किताब में हो। सवाल ज्यादातर आपके बॉक्स से आते हैं, वन लाइनर। तो हमें तो बॉक्स वाला याद करना है, बॉक्स वाला याद करना है, बॉक्स वाला याद करना है। उसके बाद जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र का तो 10 चैप्टर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप, बहुत ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे आपको चीजें तैयार हो जाएंगी। जैसे देश की सुरक्षा विदेश नीति है दूसरा चैप्टर, और तीसरा फिर वैश्विक समुदाय में भारत, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। 8वीं क्लास का ज्योग्राफी कहाँ है? 8th क्लास की ज्योग्राफी।
8th क्लास की ज्योग्राफी से अब मैं बता दूंगा आपको। अति महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, वैसे 8वीं क्लास की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भूगोल की बात करूं, नागरिक शास्त्र में तीसरा और चौथा बताया ना, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? 1 2 3, इसमें तो सारे ही लग रहे हैं मुझे। इसमें सारे एक हैं, ये ज्यादा है, बाकी सारे आप पढ़ लीजिए। ठीक। और 6ठी क्लास का इतिहास के पाठ, पाठ 3, पाठ 4 नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। उसके बाद 5वां, 7वां और 12वां, ये पाठ आपके बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र का मैं बता दूं, नागरिक जीवन का पाठ 2, 5 कुछ है ही नहीं, 2 3 4 5 6 ऐसे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आप लोग को नागरिक शास्त्र में तो कुछ पढ़ना नहीं है, सारा ही पढ़ना है आप लोग को। 6ठी क्लास के भूगोल, वैसे तो कायदे से तो मुझे विज्ञान में भी ऐसे बता देना चाहिए क्लास वाइज। ये वाला आइडिया ही अभी आया मुझे ध्यान में चैप्टर में। वैसे मैं अभी इसको बता दे रहे हैं, फिर साइंस के लिए अलग से बता दूंगा। जो भूगोल का पार्ट 3 है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में भारत सबसे महत्वपूर्ण है, ये इससे सवाल जरूर आएगा। और 8वां और 11, ये 4 पार्ट तो आप एकदम काट लेंगे। ठीक है, ये सारा आपके ध्यान में होना चाहिए। मैथ्स की बात करें अगर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ, मैथ्स से हम लोग आते हैं। मैथ्स के लिए तो मैंने आपको एक चीट कोड दे दिया है, वो चीट कोड काम कर रहा है, जितना बताया है उतना काम कर रहा है ना, बस अपने को उतना ही चाहिए था। मैथ्स में साइंस 35, जीके 35, मैथ्स 20। ठीक, हम लोगों ने देखा कि हमने रीजनिंग में कितना स्कोर किया था, 60 की बात कही थी, 20 की बात कही थी, इसमें भी 20 की बात कह रहे हैं, इसमें हम 10 की बात कर रहे हैं। तो हमारा स्कोर 60 और 20, 80 और 20, 110 हो गया। हम 110 की स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, 110 की स्ट्रेटजी लेकर के 110 मार्क्स की स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं।
सही जगह। यहाँ तक इतने नंबर लाने में आप लोग को कोई अड़चन आ रही है, कोई महसूस हो रहा है कुछ? जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप पढ़ें तो आप इतना इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न कैटेगरीज में हैं, तो उनके लिए थोड़ा और कट ऑफ कम हो जाएगा। लेकिन 85 से 90 मैंने रखा था ना एससी का, और 90 से 95 ओबीसी का, और 100 प्लस रखा था मैंने अनरिजर्व का। बिल्कुल ठीक थी। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा करके एस्टिमेट किया है, और ये एस्टिमेट स्ट्रेटजी का तो मैंने और ज़्यादा कर दिया है। तो अब इसका थंबनेल क्या होना चाहिए? हाउ टू स्कोर 100 प्लस, 100 से अधिक नंबर कैसे लाएं, या इस एनएमएमएस में 100 से अधिक नंबर कैसे लाएं ना। सही है। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप बताइए बात ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। किसको किसको समझ में आई? कितने किस सब्जेक्ट में किस सेक्शन में आप कितना स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया? आया? यस सर। एक ओवरव्यू दे दूं। रीजनिंग के 90, रीजनिंग में आपके 14-15 चैप्टर्स वो जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, और आप लोग ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। 60 नंबर भी अगर आप ला देंगे, अगर आपको रीजनिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इन सब्जेक्ट में कहीं आपको पढ़ना नहीं मन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रीजनिंग में अपने स्कोर बढ़ा सकते हो, 75 तक ले जाओ। 75 तक तो आराम से जा सकता है, कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। और साइंस में आप थोड़ी बहुत मेहनत कर दोगे, क्योंकि साइंस एक किताब है, एक बुक है, 3 क्लास की एक तीन बुक हो गई, तो उसमें आप साइंस पढ़ते रहोगे तो 35 में से 20-25 नंबर आराम से ला सकते हो। और जीके की बात करूं मैं, इस 35 में अगर आपका इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में किसी तीनों में से एक में भी अगर है आपका इंटरेस्ट, तो उस रुचि के हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हो। 10-15 नंबर तो आपके 8-10 नंबर तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी समस्या बताइए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से इंतजाम कर दूंगा, वो चीट कोड सार्वजनिक कर दूंगा सबके लिए। जो मैंने मैथ्स वाला बताया है वैसे मैं बाकी सब्जेक्ट में भी चीट कोड ला सकता हूँ, लेकिन वो मैथ्स वाला मत अप्लाई कर देना हर जगह, ठीक है? वो वही रखना आप लोग, वो कस्टमाइज। देखिए जिसकी जो समस्या होती है, समस्या के आधार पर सोल्यूशन होता है। अब मैं वो सोल्यूशन बता दूं, उसकी समस्या कुछ और हो, तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी समस्या मुझे पता है, ये 40-50 लोगों की समस्या क्या है, इनकी समस्या के आधार पर मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बाकी स्कूल में बाकी बच्चों की कोई और समस्या होगी बाकी जगह पे, तो वहां के हिसाब से हम समस्या का निराकरण करेंगे जब समस्या हमारे सामने रहेगी। तो जीके जो है, इस जीके में मैंने नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सबका बाइफरकेशन कर दिया है। आपका जो इंटरेस्ट हो उसमें से वो पढ़ लीजिए। क्रम वही रहेगा, 8वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 6वीं, 7वीं, चाहे विज्ञान हो, चाहे ये जीके, इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे गणित हो। गणित में देखिए 8वीं क्लास का आपको ज़्यादा तैयार करना है, फिर 6वीं का तैयार करना है, फिर 7वीं का तैयार करना है। उस 8वीं क्लास में भी, मतलब सॉरी, जो मैथ्स है, मैथ्स में भी 10-20 सवाल जो आते हैं वो 8वीं क्लास से ज़्यादा आएंगे, उसके बाद 6वीं क्लास से आएंगे, फिर 7वीं। 8वीं क्लास से ज़्यादा क्यों आते हैं पता है? ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि आप रनिंग ये क्लास है आपकी, इसलिए आप इसको खूब इत्मीनान से, ध्यान से खूब पढ़िए और समझिए। अब कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। 110 नंबर आपके आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जीवन में आप सफल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मतलब ये छोटी परीक्षा है आपके लिए, यही परीक्षा सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप अगर पास हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी। हम आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ले सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीवन में बड़ा स्ट्रगल होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये छोटी उम्र में बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और ये आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी, आपका मोरल भी बूस्ट करेगी, आपको आगे पढ़ाई करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करेगी ये परीक्षा, अगर आप पास हो जाते हैं। और आपके माँ बाप, परिवार, गांव, देश सब आप पे मतलब आप पे गौरव महसूस करेंगे। और ये सबको खुश करने का, सबको सेटिस्फाई करने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अभी भी हमारे पास 69-70 दिन हैं, हम अगर लग कर कोशिश करें तो बहुत आराम से ये परीक्षा पास कर सकते हैं। कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर ही सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ओवर एस्टिमेट करके बताया हूँ, ज़्यादा करके बताया हूँ। थोड़े अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं,
10-5 नंबर इससे कम भी आ रहे हैं तो भी आप हतोत्साहित मत होइए। हो सकता है 2-4-5 नंबर तो वहाँ आगे पीछे हो जाते हैं परीक्षा में, वो दिन कैसा जाता है ये सब ईश्वर पे आप छोड़ दीजिए, भगवान में भरोसा रखिए और मेहनत करिए। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे, इसलिए मेहनत करिए, कहीं बेईमानी कोई चोरी मत करिए पढ़ाई में। ठीक है, थैंक यू।